अच्छा, एक किसी बच्चे की रेस छूट गई है, देख लो आपके। रेस है क्या किसी की? नहीं है किसी की भी? ये लो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। चलो ठीक है। हाँ जी। तो कुल मिला के बात यह है कि लास्ट टर्न पे अपने कोलिजन इसमें कंप्लीट हो गया था, फिर बीच में थोड़ा सा एक दूसरे से अलग होने का वक्त आया था फिर लेकिन उसके बाद जो है वापस मिल गए हैं, वापस साथ आ गए। ठीक है जी। ये तो बीच में कुछ समय के लिए हम लोग अलग हो गए थे एक दूसरे से, और उसके बाद जो है वापस एक साथ आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, उसी सिलसिले को फिर आगे बढ़ाएं। ठीक है, कारवां आगे बढ़ेगा और जारी रहेगा कारवां। ठीक है जी। अब इसके अंदर, अब जो अपने मॉड्यूल 2 के अंदर दो टॉपिक बच रहे हैं इसके अंदर, वो है अपना सर्कुलर और रोटेशन। अब इसमें यूं है कि सर्कुलर रोटेशन से मिलाकर 4 क्वेश्चंस आपके नीट के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो अपन उन्हीं 4 क्वेश्चंस की, मतलब अपने जो अब तक जो क्वेश्चंस बने हैं उसमें 4 क्वेश्चन और ऐड करें हमारे अकाउंट में। ठीक है जी, ताकि हम और बढ़िया बेहतरीन स्कोर करके आए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी हो गई है इसमें सर्कुलर मोशन। डाल दी हेडिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्कुलर मोशन होता क्या है, इसको समझें, इसको देखें। देखो, मान लीजिए कोई पॉइंट है ओ, एक पार्टिकल इस पॉइंट ओ के अराउंड मोशन करता है। और इस तरीके से मोशन करता है कि हमेशा इस पॉइंट से एक कांस्टेंट सेपरेशन मेंटेन करता है, इसे कांस्टेंट सेपरेशन मेंटेन करता है। ये पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अराउंड इस तरीके से चल रहा है कि ये इसके साथ एक कांस्टेंट सेपरेशन मेंटेन करता है। तो हम इस पार्टिकल के मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जिस पॉइंट के अराउंड ये रेवोल्यूशन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, ये भी मोशन कर सकता है, लेकिन जो पार्टिकल चल रहा है वो इस पॉइंट के अराउंड हमेशा कांस्टेंट सेपरेशन बनाते हुए चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हील है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी एक्सल आगे जा रही है, लेकिन इसका रिम का हर पॉइंट इस फिक्स पॉइंट के अराउंड चल रहा है। सन के अराउंड अर्थ चल रही है, और अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पर जो सैटेलाइट्स है उनका जो सेंटर है वो अर्थ का सेंटर है, यानी इनकी जो ऑर्बिटल सेंटर है वो अर्थ का सेंटर है। तो ये इस फिक्स पॉइंट के अराउंड कांस्टेंट सेपरेशन बनाते हुए चल रहे हैं सैटेलाइट्स भी, भले पॉइंट आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी। ये तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट और ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट सेपरेशन, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। देखिए एक चीज हम हमेशा जानते हैं कि मोशन जो होता है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये हमेशा रिलेटिव होता है। अगर मैं कहता हूं पार्टिकल इज रेस्ट, तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में, और उसको हमने अपना नाम दे रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको हमने कह रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जो कि मोशन को स्टडी करता है। तो यहां पर भी एक ऑब्जर्वर होगा, एक फ्रेम होगा। तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सर्कल के सेंटर पर होगा, जो ये ओ है यही हमारा ऑब्जर्वर है, और इसी को आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसीडर करें। यही हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है और यही हमारा ऑब्जर्वर है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं ये इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस मान लूं, तो पार्टिकल जब चल रहा है तो बताइए क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं? और ये पार्टिकल इस सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आ रहा, इसलिए हम कहेंगे जेड कोऑर्डिनेट के बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेड कोऑर्डिनेट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, या मैं कहूं जेड कोऑर्डिनेट 0 है।
केवल कौन चेंज हो रहा है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और उसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। और हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है कि उसके दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करते हैं, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करते हैं, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। और इसी को एक नाम देते हैं हम मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो जिस तरीके से आपके सर्कुलर मोशन मोशन इन ए प्लेन है, वैसे ही आपके काइनेमेटिक्स में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे दो एग्जाम्पल हैं जिसको हम स्टडी करते हैं मोशन इन ए प्लेन की, वो दो हैं, एक तो है प्रोजेक्टाइल और एक हमारा सर्कुलर। क्योंकि सर्कुलर मोशन भी एक प्लेन के अंदर ही होता है, ये प्लेन के अंदर चल रहा है। ये जो सर्कल बनाया है तो ये इस बोर्ड के प्लेन में ही तो है। अगर मान लो मैं यहां से एक पत्थर फेंकूं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो है तो एक प्लेन में ही ना भाई, एक तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और एक एक्स कोऑर्डिनेट। ना तो वो इधर बाहर की तरफ जा रहा है ना पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो भी क्या है, मोशन इन ए प्लेन। तो अगर कोई पार्टिकल चले और उसके दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करते हैं, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। सो सर्कुलर मोशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन, ठीक है जी। ये बात। दूसरी बात, यहां पर जो ये सर्कल है, इस सर्कल पर मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर पहुंचा हुआ है, पी पार्टिकल यहां पर। हम सर्कल के सेंटर से पार्टिकल की पोजीशन तक एक लाइन ड्रॉ करते, एक लाइन ड्रॉ करते, इसको डायरेक्शन देते हैं और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द पोजीशन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पोजीशन। इसको हम कहते हैं यहां पर रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस वेक्टर। ये कहलाता है रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसे, रेडियस वेक्टर। तो वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी रेडियस वेक्टर। इसको कहा जाता है रेडियस वेक्टर। अब पार्टिकल जैसे जैसे चलेगा तो बताइए क्या ये रेडियस वेक्टर भी टर्न होता जाएगा, रेडियस वेक्टर भी घूमेगा? तो बताइए ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल। वेक्टर बड़ा सेंसिटिव है, चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले या दोनों बदल जाए तो हम कहेंगे वेक्टर बदल गया है, ठीक है जी। ठीक है, तो यहां पर नो डाउट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है ना। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहेंगे रेडियस वेक्टर इज ए वेरिएबल वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या है, वेरिएबल वेक्टर। अब मुझे बताइए, ये हमारा ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर से पार्टिकल की पोजीशन तक जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को भी तो हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? तो रेडियस वेक्टर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है जी। हाँ जी, तो पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कांस्टेंट सेपरेशन बनाए रखता है। दूसरी बात, यहां पर पार्ट जो हमारा ऑब्जर्वर है वो सर्कल के सेंटर पर। तो ये याद रखिएगा, यहां पर जितने भी आएंगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, समझ रहे हो बात को, वो सब इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है, जो कि कहां पर बैठा हुआ है, सेंटर पर, ठीक है जी। ये अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज चलेंगी, तो सबसे पहले तो हम क्या है यहाँ पर इन क्वांटिटीज का ही ऑब्जर्वेशन लेंगे। अब इनको समझेंगे है क्या ये, क्योंकि देखिए सर्कुलर मोशन में एक सिंगल पार्टिकल घूमता है, एक सिंगल पार्टिकल का मोशन देखेंगे, लेकिन जैसे हम रोटेशन में पहुंचते हैं तो एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन स्टार्ट कर दे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन स्टार्ट कर दे। इसलिए यहां पर आपको एक सिंगल पार्टिकल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो क्लियर रखिए, ताकि रोटेशन में समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। सुन रहे बात को, ये बात। हाँ जी, तो यहां पर सबसे पहली एलिमेंट में यहां ले रहा हूं और वो है एंगुलर पोजीशन। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है,
अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं OX, इसको मैं नाम दे रहा हूं रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन। अब मान लो पार्टिकल सर्कल के इस पोजीशन पर है, यहां पर है पार्टिकल P, ये हमारा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इस रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे उसको? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे काइनेमेटिक्स में होता है। ये ओरिजिन है, पार्टिकल मान लो 2 मीटर मार्क पर है तो हम कहेंगे इसकी पोजीशन है 2i कैप मीटर, कहते ना अपन, कहते ना अपन ये। तो सिमिलरली ये रेफरेंस लाइन ली हुई है, ये पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन, यानी रेडियस वेक्टर इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे हम यहां पर एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। दूसरी बात, ये हमारी रेफरेंस लाइन, पार्टिकल P पॉइंट पर है टाइम T1 पर, ये एंगुलर पोजीशन मान लो मैं कहता हूं θ1। अब पार्टिकल आगे बढ़ा, यहां पहुंच गया Q पॉइंट के ऊपर टाइम T2 पर, ये रेडियस वेक्टर इधर घूम गया। अब इसी रेफरेंस लाइन से, ये θ1 एंगल यहीं से था ना, और इसी रेफरेंस लाइन से ये हमारा एंगुलर पोजीशन θ2। तो टाइम T1 पर एंगुलर पोजीशन θ1, टाइम T2 पर θ2। तो यहां पर P से Q तक जो एंगल बना है इसको कहते हैं हम यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। चेंज इन पोजीशन होती है ना, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर होती है चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारे पास जो डेल्टा थीटा आया है, क्या वो θ2 माइनस θ1 आया है? और θ1 और θ2 क्या है यहां पर? एंगुलर पोजीशन। क्या है ये? एंगुलर पोजीशन। ठीक है जी। ये दूसरी बात, अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन यू ना होकर ऐसे होती, यहां होती है वो एक्स लाइन, तो मुझे बताइए ना, केवल θ1 और θ2 ही तो बदलते, इस पे कोई फर्क पड़ता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ता है? आप रेफरेंस लाइन कुछ भी लेते, ये लेते, ये लेते, ये लेते, कुछ भी लो, इस पर कोई फर्क पड़ रहा है कि इस पर? बोलो ये। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर जरूरी हुआ तो आप कहें चेंज इन एंगुलर पोजीशन, अदरवाइज तो आप सीधे बोले एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स, एंगल दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करता, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं एंगल थ्रू विच टर्न्स, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि हमारा जो रेडियस वेक्टर है जितने एंगल से टर्न लेता है वही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि इट इज चेंज इन पोजीशन, तो बोल दो ठीक है चेंज इन पोजीशन, लेकिन उसके लिए आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। सारे बात को तो कान खोल के सुनिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेफरेंस लाइन लेने की कोई जरूरत नहीं होती, बस जितने एंगल से घूम गया वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं कहूं कि रेडियस वेक्टर 30 डिग्री एंगल से घूम गया तो वही एंगुलर। ये तो क्या है, एंगुलर पोजीशंस वगैरह तो इसके एलिमेंट्स होते हैं, तो अपने को पता रहना चाहिए क्या है एंगुलर पोजीशन, इसलिए बता रहा हूं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स, दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो ये है बात हमारी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा अगला कंटेंट आ चुका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखना स्टार्ट करो, फिर अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। लिखिए सबसे पहला स्टेटमेंट, हाँ जी, ए पार्टिकल मूविंग अराउंड a particle moving around a fixed point, a fixed point or a moving point or a moving point by maintaining
a constant separation, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, सर्कुलर मोशन is motion in a plane. Circular motion is a motion in plane because only two coordinates of the particle, changes with time. Changes with time. Changes with time. ठीक है। नेक्स्ट लिखें, रेडियस वेक्टर, लिखो, वेक्टर, रेडियस वेक्टर आर, ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर आर, स्मॉल आर, वेक्टर आर लिख दिया। लिखो, वेक्टर डायरेक्टेड from the center of circle, from the center of circle towards the position of particle, it is also called position vector. It is also called position vector. It is also called position vector. ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन लिखें, it is variable vector. It is variable vector because its direction changes. Because its direction changes. Direction changes while magnitude remains constant. While magnitude remains constant. Magnitude remains constant. अब एक छोटा सा डायग्राम बना के साइड में रख देना इसमें, ठीक है ना। ये छोटा सा डायग्राम बना देना, साइड में लिख देना। ये वाला लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखो, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन इसमें लिखिए, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम reference line OX, from reference line OX, ठीक है। अब आपको है ना ये दोनों डायग्राम अगल बगल बनाने, ये दोनों, और इसके नीचे ये भी लिख देना, θ1 एंगुलर पोजीशन at time t1, θ2 angular position at time t2,
ठीक है। तो ये जो अपनी काइनेमेटिक्स की एनालॉजी है उससे अपन ने इसको मैच कराया है भाई। उसमें कहते हैं चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहां कहेंगे चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इसको कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस लाइन, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि जरूरी नहीं है कि रेफरेंस लाइन यही हो। ये रेफरेंस लाइन तो हमने मानी है, ये हमको दी थोड़ी क्वेश्चन में। रेफरेंस लाइन इज मैटर ऑफ चॉइस, आपकी मर्जी पड़े जहां मानो। आप यहां लो, इस रेफरेंस लाइन को यूं खींचो, कैसे भी खींच सकते हो, लेकिन मुझे बताइए रेफरेंस लाइन जब आप खींचोगे तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर पोजीशंस चेंज होंगी, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो चेंज होगा क्या? वो चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ एक्चुअल में टाइम t1 पर रेडियस वेक्टर यहां था ना, टाइम t2 पर एक्चुअली रेडियस वेक्टर यहां हो गया ना। तो जितने एंगल से रेडियस वेक्टर घूम जाता है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसको रेफरेंस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ये बात। तो अगली आप हेडिंग डालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसमें सीधे लिखोगे स्टेटमेंट, एंगल थ्रू विच एंगल थ्रू विच एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स, एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स। ये देखो मैं डायरेक्ट टर्न कर रहा हूं, देखिए ये P टाइम t1 पे, ये Q टाइम t2 पे। अब ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ओके। आगे ना बस। अब मैंने यहां कहां लिया रेफरेंस लाइन OX, कौन सी है रेफरेंस, कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो एक रूल है एंगुलर पोजीशन वगैरह, तो इसलिए बतानी पड़ी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और हमें कोई जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है उसकी, तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, वह हो गया एंगुलर पोजीशन, ठीक है जी, ये बात। अब इधर देखिए, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मैं कहता हूं इस सर्कल की रेडियस का मैग्नीट्यूड r है, ओके। अब P से Q जब पार्टिकल चला तो मैं कहता हूं कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो डेल्टा एस है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इस आर्क पे चल रहा है पार्टिकल, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जहां जहां कदम पड़े, सही है बात। ये पार्टिकल यहां होके गया तो ये लेंथ हमारे पास आ रही है डेल्टा एस, तो ये डिस्टेंस हो गई। और सर्कल पर इसी को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। इसी को कहा जाता है आर्क। तो क्या हम जानते हैं एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है? तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस बटे आर। अगर हमने एंगल का मेजरमेंट किया है आर्क बटे रेडियस से, तो इसकी यूनिट बनती है रेडियन, और रेडियन ही एंगल की एसआई यूनिट होती है। यानी यहां पर जितने भी फार्मूले हैं उसके अंदर रेडियन ही आना चाहिए, डिग्री नहीं, सही है बात। और डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन जानती हैं आप लोग भाई? 360 डिग्री 2 पाई रेडियन जानते हैं आप, 180 डिग्री पाई रेडियन। और बाकी कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं तो अपने को वैसे ही याद रखते हैं, 30 डिग्री पाई बाई 6, 60 डिग्री पाई बाई 3, 45 डिग्री पाई बाई 4, ये तो ठीक है, कहने की बात ही नहीं। 90 डिग्री पाई बाई 2, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3, सही है यह बात, ठीक है। दूसरा देखिए, इधर इधर देखो, अगर रेडियस वेक्टर ने एक चक्कर पूरा कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई रेडियन। कितना होगा? समझ रहे हो बात? यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगा। ये उसकी अब यहाँ वहां की तरह नहीं है, समझ रहे हो बात? वहां की तरह नहीं। फिर आगे बढ़ेगा, फिर एंगल बढ़ना चालू हो जाएगा, एक चक्कर और काट लिया तो 4 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा? 4 पाई रेडियन, ठीक है जी।
तो कुल मिला के बात ये है, यहां पर अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं 1 फुल रेवोल्यूशन या रोटेशन, 1 फुल रेवोल्यूशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन। सही है बात? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहने एन फुल रेवोल्यूशंस, तो 2 पाई एन, 2 पाई एन रेडियन। तो याद रखना ये बातें बहुत मैटर करेंगी आगे जब इसके न्यूमेरिकल होंगे ना, ये छोटी छोटी बातें काम आएंगी। इसलिए मैं पहले ही आपको ब्रीफली समझा रहा हूं इनको क्या चीजें, ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में स्मूथली निकल जाओ। तुम सुन रहे बात? तो कहने का मतलब ये है कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो अगर एन रेवोल्यूशंस हैं तो कितने हो जाएंगे? मैं मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं कहूं 2.5 रेवोल्यूशंस किए इसने, तो सोचो मत, सीधे मल्टीप्लाई, अपने आप आ जाएगा, जो भी आना होगा आ जाएगा अपने। ठीक है जी, ये बात। जैसे मान लो मैं कहता हूं 2 चक्कर काट लिए 4 पाई रेडियन, 2.5 चक्कर काट लिए पाई रेडियन, सीधा आ जाएगा ना इसका, ये बात। तो अपने आप आपका रिजल्ट आएगा सीधे सीधे। ठीक है जी, ये बात। अब यूनिट हमें पता चल गई, अब हमें यह भी पता चलना चाहिए ये वेक्टर है कि स्केलर है। ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये वेक्टर है स्केलर है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो बताओ ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? ये बात मैं एक बार बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं, बहुत पहले नहीं, 13 नवंबर को बताई थी मैंने, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी फ्लोर नंबर 4 पे, तभी बात मैंने बोली थी उस क्लास के अंदर। और उस क्लास के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन ही जरूरी नहीं, इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये बात मैंने बोली थी। उसके मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, मेरे को अभी तक याद है। एक मैंने इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल दिया था और एक इस एंगल का ही एग्जांपल दिया था। तब मैंने आपसे बोली थी कि देखिए अभी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वापस जब सर्कुलर मोशन आएगा ये बात रिपीट होएगी दोबारा से। ठीक है जी, वो वक्त आ गया, रिपीट करने का वक्त आ गया। देखिए समय है, समय की धारा है, घूम फिर के वापस वहीं आती है। ठीक है जी। चलो इधर देखो, देखिए इधर, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने बोला था कि भाई डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्योंकि वेक्टर एडिशन वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता, मतलब डायरेक्शन। जैसे 2 तार हैं, 3 एम्पियर आ रही है, इधर 4 एम्पियर आ रही है, तो इस तीसरे तार में 7 एम्पियर जाए। अब 3 और 4 के बीच के एंगल को मैं चेंज करूं तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि वेक्टर अलजेब्रा कहता फर्क पड़ना चाहिए। √a² + b² + 2ab cos थीटा, जबकि यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए निकल गए वेक्टर की कैटेगरी से बाहर होके स्केलर हो गया। ऑन द अदर हैंड, मैंने एंगल के लिए भी बात करी, अगर एंगल बड़ा है, लार्ज है, तो वेक्टर एडिशन के अंदर एक टर्म होती है कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव क्या होती है आपको याद दिलाता हूं मैं, शायद आप भूल गए होंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये इनका रिजल्टेंट a + b, सही है? ये वेक्टर ए और बी साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं, वेक्टर ए + वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। अब किसी भी वेक्टर को खुद के पैरेलली डिस्प्लेस किया जा सकता है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया? अब आप ऐड करोगे तो पहले कौन है, फिर बी ए। अगर मैं ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो बताओ अपोजिट साइकिल वाली जो साइड होती है वही तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। If 2 successive sides of a triangle are represented by vectors both in magnitude and direction, then the closing side represents their resultant in opposite side. Opposite cycle, डायरेक्शन नहीं, साइकिल। देखो इधर, ये यूं, ये यूं, तो अब मुझे बताओ क्या अब भी बी और ए का रिजल्टेंट यही लाइन है?
क्या इस लाइन की लेंथ वही है जो a प्लस बी वेक्टर की लाइन की लेंथ? क्या इसकी डायरेक्शन भी वही है? अरे ये क्या, मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर, तो क्या अब आप लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। क्या मैं लिख सकते हैं इस बात? वेक्टर के अंदर इक्वल साइन लगता ही तब है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए इधर, ये देना कॉपी। 90 डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं मैं। 90 डिग्री टुवर्ड्स द वॉल, 90 डिग्री टुवर्ड्स द फ्लोर। बताओ इसका फेस किधर देख रहा है? नीचे की तरफ। 90 डिग्री टुवर्ड्स वॉल, 90 डिग्री फ्लोर। ओके, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री वॉल, 90 डिग्री फ्लोर, है ना। अब इसका सीक्वेंस रिवर्स करूंगा मैं। 90 डिग्री फ्लोर, 90 डिग्री वॉल, दोनों के अंदर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री है, लेकिन क्या इनकी जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में है? दोबारा देख लो इसका फेस, देखना। पहले वॉल और फिर वॉल, इधर हो गया ना, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब है कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं किया। अगर इसने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं किया तो बताइए क्या ये वेक्टर रहेगा? ये वेक्टर नहीं है। ओके, ये बात। अब बहुत ही छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, अप टू 10 डिग्री। 10 डिग्री वॉल, 10 डिग्री फ्लोर, 10 डिग्री वॉल, 10 डिग्री फ्लोर। क्या ये होगी डायरेक्शन? 10 डिग्री वॉल, 10 डिग्री फ्लोर, है ना। अब 10 डिग्री फ्लोर, 10 डिग्री वॉल। दोबारा देख लो, पहले दीवार फिर फर्श, पहले फर्श फिर दीवार। कैसे ये मारा है? तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर जाता है, तो इस कंडीशन में ये वेक्टर हो जाता है। ठीक है भाई? तो बताओ लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों does not obey commutative law of vector addition, while in case of infinitesimally small angular displacement obeys commutative law of vector addition, so it is vector। और अगर ये वेक्टर है तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी तो होगी, मुझे इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी। देखिए यहां से चालू होते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर? एक्सियल वेक्टर्स। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या है समझे इस बात को। ये जो सर्कल बना हुआ है ये मेरे बोर्ड के प्लेन में, ये सर्कल कहां पर है? बोर्ड के प्लेन में ये सर्कल, यानी वर्टिकल प्लेन। अब इसी पूरे बोर्ड को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो क्या अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया? तो मैं यहां पर इसको ऐसे देख रहा हूं, सर्कल को हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे देख रहा हूं सर्कल। कौन सा प्लेन हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये सर्कल का सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर ओ, ये सर्कल का सेंटर। अब इस सेंटर से मैं एक लाइन पास कराता हूं, वो लाइन ऐसी हो कि सेंटर से गुजरे लेकिन इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सेंटर से पास हो और सर्कल के परपेंडिकुलर हो। ये देखिए इस सर्कल के परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे? ये बात ध्यान रखना, मैं हर छोटी छोटी बात को बता रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं
कि एक बच्चा भी अगर ऐसा बैठा है क्लास में जो कुछ नहीं जानता है इसमें, तो वो तो सीख ले। तो ये आपके लिए मौका है, मौका है ये, कि अगर आपको यूं लगता है कि आपने बिल्कुल सफाचट थे सर्कुलर में, तो आपने महसूस नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल बेस लाइन से चल रहा हूं मैं। इसलिए जिनको आता है, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अगर मान लो एक भी बच्चा ऐसा बैठा है जो बिल्कुल नहीं जानता बेसिक्स, तो कम से कम उसको, वो तो आ जाए हमारे साथ फ्लो में। ये बात बस, मेरा मकसद ये है। ठीक है जी, हाँ जी। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, उससे एक लाइन पास करा रहे हैं, और ये लाइन सर्कल के प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, इसमें तो दो डायरेक्शन, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, तो किधर लें? तो इसके लिए रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है और हम उसे ऐसे देख रहे हैं, तो ये कंसेप्ट एक कहता है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, अपने आप को यहीं रखो सेंटर पे, ऑब्जर्वर यही है, आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पार्टिकल के रोटेशन की डायरेक्शन में चलाइए, तो जो थंब है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताओ किधर आएगी? वर्टिकली अब, ये डी थीटा की डायरेक्शन, ओके, एक्सियली अपवर्ड्स। ठीक है, तो इसका रूल ये कहता है पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को ले जाइए, तो थंब इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा हो, ये लो, हम यूं देख रहे हैं, अब राइट हैंड की फिंगर्स को चलाए मोशन के अलाउ, नीचे जा रहा है ना, तो अब एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है किधर हो जाएगी? डाउनवर्ड्स। ऑलराइट, ये एक्सियल वेक्टर है और ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई बात ये। तो ये है बात हमारी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है जी, तो आपने इसका स्टेटमेंट तो लिख ही लिया, एंगल थ्रू विच द रेडियस वेक्टर टर्न्स, और इसको कोई मतलब नहीं है रेफरेंस लाइन से, नीचे लिख दो इस लाइन को, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन ओ एक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन ओ एक्स। रेफरेंस लाइन ओ एक्स। अब ये डायग्राम बनाइए, ये लिखिए सब यहां तक, ठीक है ना? इसको लिखने के बाद ये भी लिखना है, बाकी ये मैं लिखा दूंगा। यहां तक लिखने के बाद वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन फुल रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n फुल revolutions 2 पाई n रेडियन। यहां तक लिख लिया ना?
हो गया। अब आप लिखो, नीचे एरो मार्क करके लिखो, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेक्टर। Large angular displacement is not vector. Large angular displacement is not vector because it does not obey commutative law of vector addition. Because it does not obey commutative law of vector addition. Commutative law of vector addition. ये लिखना, θ1 plus θ2 is not equal to θ2 plus θ1. हो गया। अब नीचे लिखो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, small angular displacement is vector. Small angular displacement is vector because obeys commutative law. Because obeys commutative law. Obeys commutative law of vector addition. Commutative law of vector addition. ये ठीक है। आइए अब लिखो, इट इज एक्सियल वेक्टर। इट इज एक्सियल वेक्टर। इट इज एक्सियल वेक्टर। हो गया। अभी डायग्राम बनाइए। हो गया। बना ली। अब एक इसके अंदर लास्ट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल। ठीक है जी। देखिए वो ये है कि हमने कह दिया कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस लाइन पे तो डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा डिपेंड। लेकिन अगर मान लो मैं ऑब्जर्वर की पोजीशन बदल दूं, ओ अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन बदल दी तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा क्या? नो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मैंने आपसे फिर कह रहा हूं, हम जितनी भी क्वांटिटीज निकालेंगे यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो भी है व्हाटएवर, सबके लिए ऑब्जर्वर सेंटर है, आगे रोटेशन में भी चलता रहेगा। लेकिन लेकिन अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो जाती है तो फिर ये चेंज हो जाएगा। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। ये सर्कल का सेंटर है, ये डायमीटर है।
मेरे पास दो ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर मैंने यहां खड़ा कर रखा है ए, एक ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द सर्कल पे है और ये पार्टिकल पी यहां पर है। ओके, सीधा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? आपको कोई रेफरेंस लाइन की जरूरत नहीं। देखिए इधर पार्टिकल चलना चालू करता है, यहां पहुंच गए, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं इसको, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये जो बी है उसके लिए रेडियस कितनी है? आर। तो इसके हिसाब से यू चेंज हुआ पोजीशन वेक्टर, ये चेंज हो गया। ये कहता है कि इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा पार्टिकल का बीटा, कितना देखा? बीटा। अब ए भी तो देख रहा है, बताओ ए के लिए रेडियस कितनी है? 2r। अब ए के लिए ये पूरा चेंज होगा, ये पूरा डायमीटर ऊपर जाएगा। ये लीजिए, ए कहता है कि इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा अल्फा। हमने ए से पूछा तेरे हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, उसने कहा अल्फा। हमने बी से पूछा तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, उसने कहा बीटा। अब मैं देखना चाहता हूं अल्फा बीटा बराबर हैं या अलग हैं। ठीक है जी, देखिए इधर वही बात, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल अल्फा, आर्क डेल्टा एस, डेल्टा एस बटे रेडियस 2r, इसके लिए 2r है। बीटा, इसके लिए भी आर्क तो सेम ही है, डेल्टा एस रेडियस आर। डिवाइड कीजिए, अल्फा बटे बीटा इक्वल्स टू 1/2, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2। यानी अल्फा को जो एंगल दिखेगा, अल्फा को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा वो बीटा का हाफ होगा। अगर बीटा कहता है 60 डिग्री तो ए कहेगा 30 डिग्री। तो बताओ अलग अलग आ गई ना। तो क्या इस बात से साबित हो जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है? बोलिए, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये यहां भी आता है और एंगुलर वेलोसिटी में भी आता है। ठीक है जी, लिखो इस पॉइंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular displacement depends on angular displacement depends on the position of observer on the position of observer। ठीक है, अब नीचे लिखना हियर ए एंड बी आर ऑब्जर्वर, हियर ए एंड बी आर ऑब्जर्वर, तो उनके रेस्पेक्ट में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं, निकालिए, नोट करिए। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब समझ में आ गया ये। अब इसकी जितनी भी बारीकियां होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से आपको सीक्वेंस में बता दिए। अब मेरे को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये बात। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में चेंज हो रहा है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है जी, लिख दो ये लाइन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले पार्टिकल पी पोजीशन पर था, अब क्यू पर आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा थीटा। मैं कहता हूं पी से क्यू तक जाने में टाइम लगा इसको, डेल्टा टी। ओके, तो अगर टाइम इंटरवल लार्ज हो, क्या टाइम इंटरवल लार्ज हो, और टाइम इंटरवल लार्ज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही लार्ज होगा, तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ये कहलाता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे, ओमेगा। तो जहां आपने एंगुलर वेलोसिटी लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखना ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज में लेते हैं ओमेगा। अपने को नहीं आते क्या एवरेज वेलोसिटी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए इधर नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, खत्म, सीधी बात। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, सीधे लिख दो। नहीं तो अगर मान लो कहीं वो लिख दिया किसी ने क्वेश्चन में, वो कह दिया एंगुलर पोजीशन, क्या बोल दिया, उससे भी निकाल लो। देखिए इधर ये रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन और ये फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन को यूं भी लिख सकते हो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे T2 माइनस T1। भाई ये टाइम T1 है और ये टाइम T2। T2 माइनस T1 को डेल्टा टी बोल रखा है, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है जी, तो यहां पर ये याद रखना थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगुलर पोजीशंस, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर पोजीशन एट T1 एंड T2। ठीक है भाई, तो अगर आपको नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ तो उसको टोटल टाइम से डिवाइड करो, टोटल टाइम से डिवाइड, सीधा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। बताइए इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला m0l0, रेडियन डायमेंशन लेस होता है तो, लेकिन टाइम तो होगा, तो t की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। बताइए स्केलर है कि वेक्टर है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, तो ये भी स्केलर है। लार्ज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर, लार्ज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर। ठीक है भाई, ऑन द अदर हैंड इंस्टेंटेनियस, देखिए इधर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तब होती है जब टाइम बहुत छोटा हो इन एवरेज, या हम कहते हैं एक टाइम इंस्टेंट पर, एक टाइम इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और टाइम इंटरवल बड़ा हो तो एवरेज। तो हम यू कहेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में टाइम बहुत छोटा हो, तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा, डेल्टा की जगह डी आ जाए, स्मॉल चेंज डी थीटा बटे डी टी। अब बताओ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है ना, ये भी वेक्टर, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब कैसा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो भी एक्सिस और रोटेशन के अलोंग। वही राइट हैंड थंब रूल ऊपर हो जाएगा ना। ऐसे घूम रहा है ओमेगा, ठीक है भाई? ये हो गया नीचे, तो लिखो सबसे पहले तो ये एवरेज एज इट इज लिखो, ही न्यू लिखो, ऐसा कैसे लिखो पूरा? यहाँ लिख देना लास्ट में, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट वेक्टर बिकॉज डेल्टा थीटा इज नॉट वेक्टर। लिख दिया। अब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एक एक पॉइंट को यहां तसल्ली से देखते हो चलने, ताकि आगे किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं हो। देखिए फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल तो आएंगे ही सही, लेकिन हम उनके लिए पहले से अपना बेस मजबूत कर लें। हाँ जी, हो गया। लिखा आपने? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? अपना ये पूरा सर्कुलर मोशन दो ही पार्ट्स में चलता है, यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। ये आगे जाके बहुत बड़ा पोर्शन होने वाला है, छोड़ रहे बात को। तो यहीं से सबसे पहला स्टेप हमें मालूम पड़ जाता है
कि अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी रेडियन पर सेकंड अगर कांस्टेंट है, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। क्या? और जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट ओमेगा ही एवरेज ओमेगा और इंस्टेंटेनियस ओमेगा के बराबर, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी सब सेम होते हैं, सब सेम होते हैं। ठीक है जी, लिखो इस पॉइंट को। और ओमेगा कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो थीटा बाय टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। देखिए कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा की जगह थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मान लो पॉइंट पी रेफरेंस लाइन पर ही हो तो, ये रेफरेंस लाइन पी पर हो तो थीटा वन कितना हो गया? अब जो भी एंगल आएगा थीटा टू वही डेल्टा थीटा होगा। इसलिए अगर डेल्टा थीटा की जगह थीटा लिखा हुआ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोड़ रहे हो ना बात। लेकिन वर्ड यूज में आना चाहिए साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आना चाहिए? अगर यूं लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, क्या लिखा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अगर है तो इसका मतलब थीटा वन जीरो है और थीटा टू थीटा है। तो अब बताओ डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा माइनस जीरो, थीटा हो गया नहीं? लेकिन ये वर्ड साइड में क्या आना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोल दे कोई दिक्कत, वो भी चलता है। ठीक है जी, अरे ठीक है ना, लेकिन शब्द आना चाहिए साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये बात, ये है भाई बात हमारी यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है जी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भैया, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ये भी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। देखिए इधर, ये पी से क्यू पर पहुंच गया पार्टिकल। ठीक है जी, ये आर्क हो गया डेल्टा एस। मैं कहता हूं टाइम टी में पहुंच गया, किस में पहुंचा? टाइम टी में। अब देखिए इधर, ये है बीटा, ये है अल्फा। अब मुझे बताइए ए के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी अल्फा बाई टी, ये टी टाइम इंटरवल है, ओमेगा बी इक्वल्स टू बीटा बाई टी। तो ओमेगा ए बटे ओमेगा बी इक्वल्स टू अल्फा बटे बीटा। क्या अल्फा है बीटा बाई टू? अभी जस्ट निकाला ना अपन। तो ओमेगा ए बटे ओमेगा बी इक्वल्स टू वन बाई टू। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी जो ए देख रहा है वो बी की एंगुलर वेलोसिटी का हाफ। ठीक है जी, लिखो एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये बनाओ। आपसे बस सर्कल ही सर्कल बनेंगे, कभी वर्टिकल सर्कल कभी हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है जी,
ठीक है, देखिए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से भी होता है और टाइम पीरियड। ये तो आप कैसे चम वेव्स में आया है, तो अपने आप ही आता है, अपने आप ही फ्रीक्वेंसीज आएंगी। देखिए वहां तो टू एंड फ्रो मोशन था, यहां तो पीरियोडिक मोशन चलता रहे। सुन रहे ना बात? तो यहां भी तो आएंगी फ्रीक्वेंसीज। भाई एक सेकंड में कितने चक्कर काट लिए, वहां यूं है कि कितने ऑसिलेशन कर लिए, वहां यूं है कि कितने ऑसिलेशन कर लिए, हमें कहेंगे कितने चक्कर काट लिए। वहां एक ऑसिलेशन को पूरा करने का टाइम, टाइम पीरियड, हमारे यहां एक चक्कर को काटने का टाइम, टाइम पीरियड। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एन। फ्रीक्वेंसी, बताइए फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगी? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। जबकि एसएचएम में आपने बोला होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब इसकी यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड और आरपीएम, सेकेंड इनवर्स और एसआई यूनिट हर्ट्ज। ठीक है जी, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ही हमारी एसआई यूनिट है। लेकिन आपको देंगे आरपीएम, आप आरपीएम नहीं लिख सकते फार्मूले। 1 आरपीएस 60 आरपीएम, एक रेवोल्यूशन पर सेकेंड 60 आरपीएम के बराबर होता है। तो 1/60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड 1 आरपीएम बन जाता है। ठीक है जी, इसमें कई बार यूं डाउट होता है कि उल्टे तो नहीं लिख दी, होता है ना, डाउट आ जाता है दिमाग। आप क्लियर करो डाउट, ऐसी कोई दिक्कत। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को देख रहा हूं मैं, 60 आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसे लिखोगे ना, तो 60 रेवोल्यूशन मिनट की जगह लिखो 60 सेकंड। अब बताओ 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड बन गया कि नहीं बन गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया? अब तो नहीं ना देखा? तो 1 आरपीएस इज इक्वल टू 60 आरपीएम। तो इसलिए आपको अगर कहीं पर आरपीएम दे रखा हो, क्या दे रखा हो? आरपीएम, तो उसको आरपीएस में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना है। ये कहना चाहता है रिलेशन, ये रिलेशन ये कहना चाहता है कि अगर आ गया कहीं लिखा हुआ 1200 आरपीएम, तो इसको तुरंत 60 से डिवाइड करना, ये आरपीएस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आरपीएस लिखो और हर्ट्स लिखो, एक ही बात। अभी आरपीएस या हर्ट्स हो गया, 20 आरपीएस या 20 हर्ट्स। ठीक है भाई, तो अगर कहीं आरपीएम लिखा आ रहा है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उसको 60 से डिवाइड कर देना। ये कराया अपन ने, नहीं समझे भाई? ये 1 आरपीएम है ना, ये 1 आरपीएम, इसको छुपा लो, ये 1 आरपीएम है ना, इसकी जगह 1/60 आरपीएस लिख दिया। आरपीएस माने हर्ट्स। ठीक है भाई, ये बात। हाँ जी, टाइम पीरियड, एक चक्कर को पूरा करने में लिया टाइम, टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। वहां होता है टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, सही है बात? लिखो टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, यहां तो चक्कर ही कटेंगे। ठीक है, टू एंड फ्रो नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें यहीं देख लो, ताकि आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं तो क्या होता, क्वेश्चन को रोको, पहले ही समझाते रहो। सुन रहे बात को?
ये आरपीएम आ गया, मुझे क्या करना है, ये वो है ना, अभी समझ लो इनको, ठीक है जी। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। हाँ बताओ, टी सेकंड्स के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन, तो 1 सेकंड में है 2 पाई बाय टी रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड यानी रेडियन पर सेकंड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 बाई बटे टी, और टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई। तो सुनो, नंबर ऑफ साइकिल्स दे रखी हो, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई है ना, अभी लिखा तो था थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर आ जाए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपके पास ओमेगा है। क्वेश्चन को पढ़ते दिमाग में आना चाहिए कि मुझे दिए गए हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी है तो मेरे पास ओमेगा है। ये आगे देखना न्यूमेरिकल में काम आएगी, बता रहा हूं मैं आप, सुन रहे हो ना, फटाक लगा से स्ट्राइक होगी। मेरे पास नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड है, मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा है, अब मैं सॉल्व कर लूंगा जो भी क्वेश्चन। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दी हो, सिर्फ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई एन। ठीक है जी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, ये लिख दी। अब आप एक बात याद करो, बहुत पहले एक बार मैंने आपको बताई थी बात, हालांकि वो काइनेमेटिक्स में भी रिपीट हुई होगी, एनएलएम में इनमें पहले बताई थी मैंने एक बात, वो ये कहा था कि मोशन की डायरेक्शन वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करती, और कोई नहीं करता। मोशन की डायरेक्शन सिर्फ वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करती है, और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन की जगह कर्वीलीनियर पाथ पर हो, मतलब कर्व पे चल रहा हो, अगर पार्टिकल किसी कर्व पर चल रहा हो और किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी देखनी हो टेंजेंट पर, ये आपको फ्लूइड्स में भी बोली थी मैंने बात, स्ट्रीमलाइन फ्लो में मैंने कहा था कि टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो देखिए, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है ना, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है ना, तो खाली एंगुलर वेलोसिटी एसोसिएटेड नहीं होती, क्योंकि कर्व पे चल रहा है ना, लीनियर वेलोसिटी भी एसोसिएटेड। और लीनियर वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, टेंजेंशियल। ओके, जैसे सर्कल मेरे बोर्ड के प्लेन में है, इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, मैं सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ही वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। पार्टिकल यहां आ गया, वापस टेंजेंट ड्रॉ कर दो, पार्टिकल यहां आ गया, वापस टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके, तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो न केवल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उससे एसोसिएटेड होती है, बल्कि लीनियर वेलोसिटी भी एसोसिएटेड होती है। लीनियर वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी होती है एक्सियल। लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी होती है एक्सियल। देखिए, ये है ओमेगा, ये है वेलोसिटी, समझे, समझ आ रही है? इसमें क्या ओमेगा नजर नहीं आ रहा, एक्सिस यूं आगे, ये आगे ना एक्सिस। ठीक है जी, अब इसमें साइड से अपन देख रहे हैं, तो यहां पर एक्सियल वेक्टर दिख रहा है, तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेक्टर। तो बताओ, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या लीनियर वेलोसिटी भी एसोसिएटेड होती? बिल्कुल भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें रिलेशन होता है, बहुत ही जरूरी रिलेशन। आप बोलो, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा आर जो भी है वॉट एवर। देखिए इधर, हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, देखो, अरे इधर देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस अपॉन सॉरी आर्क अपॉन रेडियस। हाँ तो आर्क क्या है, डिस्टेंस ही तो, और क्या आर डेल्टा थीटा, नहीं कुछ और है क्या? अब ये इक्वेशन तैयार हुई, डिस्टेंस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, डिस्टेंस यहां पर आर्क है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अब मैं दोनों तरफ टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं, सेम टाइम इंटरवल, क्या ये स्पीड बन गई? अभी वेक्टर नहीं, स्पीड है, एंगुलर स्पीड है। तो ये हमारा रिलेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है यानी स्केलर फॉर्म है, क्योंकि मैंने अभी कोई वेक्टर के निशान नहीं लगा रखे। बताओ क्या वेलोसिटी वेक्टर होता है, क्या रेडियस वेक्टर होता है, क्या ओमेगा वेक्टर होता है? बताओ दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर हो तो ये डॉट है कि क्रॉस है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये अब मैं कैसे लिखूं क्रॉस प्रोडक्ट को? मैं कैसे लिखूं, कैसे लिखूं बोलो ना? आर क्रॉस ओमेगा। अब आपने जो बोला एक बार मैं उसको चेक कर लूं। देखिए इधर मैं चेक करना चाहता हूं, इधर देखना, ये ओमेगा, ये मोशन की डायरेक्शन, ठीक है? ये एक्सेस पूरी बढ़ा दी मैंने। पार्टिकल यहां पर है तो बताओ वेलोसिटी टेंजेंशियल, सही है। और ये हो गया रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, सही है। देखना ध्यान से, ये हमारा एक्सियल वेक्टर ओमेगा, ठीक है। ये हमारा रेडियस वेक्टर, कौन सा वेक्टर? रेडियस वेक्टर। ये ओमेगा, ये रेडियस वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, यू है ना टेंजेंशियल, यू है ना सर्कल। है या नहीं है बोलो? ये तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया ना, ये रेडियस हो गई और ये वेलोसिटी, ये हो गई ना टेंजेंशियल। भाई टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? ये तो अपन जानते हैं। तो अगर रेड कलर का मार्कर रेडियस है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। आप देखना इधर, किसी भी वेक्टर को खुद के पैरेलली डिस्प्लेस किया जा सकता है। ये रेडियस वेक्टर आगे सरका दिया, ये वेलोसिटी थी ना ऐसे, ये सरक के ऐसे आगे, परपेंडिकुलर है। और जो एक्सियल वेक्टर यहां था ना सर्कल के सेंटर में, उसको भी पैरेलली शिफ्ट करके यहां लिया है, ठीक है। इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां लिया, ओके। ओके भैया, अब ध्यान से देखना, ये ओमेगा, ये रेडियस वेक्टर, भाई ओमेगा एक्सिस के अलोंग है, ये सर्कल के प्लेन में तो 90 डिग्री होना ही, और वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब ये आर है, ये ओमेगा है। अब जैसा आपने फरमाया कि आप लिखे आर क्रॉस ओमेगा, मैं करना चाहता हूं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड की फिंगर्स पहले उस वेक्टर पर आती है जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले नाम लिया गया, फिर दूसरे की तरफ जाएंगी अलोंग द स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल तो यही है ना, ये तो लार्जर एंगल हो गया ना, आर क्रॉस ओमेगा। अब बताओ अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब आर क्रॉस ओमेगा गलत है, समझ गए आप? ये ओमेगा, ये आर, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। अब बताओ अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन में है नहीं, क्या लिखूं? ओमेगा क्रॉस आर, समझ में आएगा? देखिए इधर ओमेगा, ओमेगा ये ना ओमेगा, ओमेगा ये आर है, ओमेगा क्रॉस आर, तो अंगूठा चला गया ना वेलोसिटी, ठीक है जी। या यूं देखो,
ये वेलोसिटी वेक्टर। अब मेरे प्लेन, बोर्ड के प्लेन में आ गए, ये आर है, ये बी है, ये ओमेगा है, ठीक है। अब देखो ओमेगा क्रॉस आर आ गया ना अंगूठा, जबकि वी आर क्रॉस ओमेगा में नहीं आ रहा था। आ रहा है क्या दिमाग में, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है ना। तो देखिए इधर ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी हो गई, और अगर आर क्रॉस ओमेगा करता तो उल्टा हो जाता ना, आर क्रॉस ओमेगा करता तो उल्टा हो जाता ना, क्या होगा ये, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है जी। तो आप इसको वेक्टर नोटेशन अगर देंगे तो ये होगा v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। समझ में आए? लिखो एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर लिखो लिखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, वेक्टर v, वेक्टर v, ठीक है, एंड रेडियस वेक्टर r। वो नहीं आप, अभी दिख रहा है ना 3D में, ये तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये आपस में 90 डिग्री है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर तीनों ही क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बताओ v डॉट ओमेगा, क्या दो परपेंडिकुलर, टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, ओमेगा डॉट आर जीरो, आर डॉट वे जीरो। ये आपके एक बार नीट में है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आपस में कोई भी दो उठा के डॉट प्रोडक्ट करो जीरो ही आएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो। हाँ बिल्कुल, टाइम हो गया है क्लास का, वो तो एक कंटेंट जैसा आ गया था इसलिए समझा नहीं पड़ा इसको, समझ रहे बात को? हाँ जी, समझ तो आ गया नहीं बात। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या रहेंगे, जीरो। चलो बाकी बात कल करेंगे, तो आप लोग पढ़ के आना, कल से इसमें फुल फ्लैज आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, हैव अ नाइस टाइम। ओके ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।